Good evening, everyone. Am I audible? Yes. Okay. Tell me, any doubts? लास्ट क्लास में हमने प्लाटी हेलमिंथेस कंप्लीट कर लिया था. कोई डाउट्स किसी को? यही है.
Just a second, I'm looking for the pencil. Can I get that below, please? हाँ जी, तो एज यूजुअल कोई डाउट नहीं है। चलो तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फाइलम। अब ये फाइलम नहीं, एक सुपर फाइलम है जिसका नाम है एस्केलमेंथिस। लिखो। हाँ जी, सुपर फाइलम वो होते हैं जिनके अंडर फिर आगे फाइलम्स आते हैं। तो इस सुपर फाइलम एस्केलमेंथिस के नीचे एक नेमाटोडा फाइलम आता है जिसे नेमाथिलमेंथिस कहते हैं, और रोटिफेरा आता है। तो देखो, इसके नीचे दो पार्ट करोगे। फाइलम नेमाथिलमेंथिस, या इसे कहते हैं नेमाटोडा, और दूसरा फाइलम है रोटिफेरा। तो बेसिकली ना हम लोग एस्केलमेंथिस को ही नेमाटोडा कह देते हैं। एक्चुअली में ये दो पार्ट हैं इसके, नेमाथिलमेंथिस और रोटिफर्स। नेमाथिलमेंथिस को ही नेमाटोडा या राउंड वर्म्स कहते हैं। तो लिखो पहला, नंबर 1, रोटिफर्स, जिनको कॉमनली व्हील वर्म्स कहते हैं। ये व्हील शेप के होते हैं। इनके हमें ज्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ने, दो चार पॉइंट्स ही पढ़ने हैं। सबसे पहले इनका रास्पिंग ऑर्गन है मैस्टैक्स। रास्पिंग मतलब ग्राइंडिंग ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्रोटोनेफ्रिडिया। याद आ रहा है, प्लैटीहेल्मिन्थस वाला। लिखो, पहला फाइलम हम पढ़ रहे हैं रोटिफर्स का। जिनको व्हील वर्म्स कहते हैं। रास्पिंग ऑर्गन है मैस्टैक्स, मतलब खाने को ग्राइंड करने के लिए जो यूज करता है ये। एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्रोटोनेफ्रिडिया।
Next, most of the members of their population are females. हाईलाइट करना बताती हूँ क्यों. यहाँ तक लिखा. रोटिफर्स शो थिलाइटोकी. अब देखो ये क्या होता है. थिलाइटोकी एक तरह का पार्थिनोजेनेसिस होता है. पार्थिनोजेनेसिस की डिटेल आपको 12th के सिलेबस में समझाऊंगी. फिलहाल याद रखो, थिलाइटोकी मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग्स. फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. अनफर्टिलाइज्ड एग्स विल डेवलप इनटू फीमेल. अगर थोड़े बहुत एग्स फर्टिलाइज हुए तो वो मेल या फीमेल किसी में भी डेवलप हो सकते हैं, लेकिन अनफर्टिलाइज वाले सारे एग्स फीमेल में डेवलप होते हैं. इसलिए इस पॉपुलेशन में फीमेल ज्यादा है. तो लिख दो, रोटिफर शो थिलाइटोकी. पूरा लिखो जो मैंने लिखा है. हाँ जी, लिख लिया. हाँ जी, तो ये हमने खत्म करा पहला फाइलम नेमाथिलमिंथस, सॉरी रोटिफर्स. अब लिखेंगे नंबर 2 नेमाटोडा या राउंड वॉर्म्स.
हाँ जी, फिर से सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स। नंबर 1 हैबिटेट। इसमें भी ज्यादातर पैरासिटिक फॉर्म्स ही प्रेजेंट है, और अगर फ्री लिविंग है तो पानी एंड सॉइल दोनों पे मिल सकती है। क्यों? फिर दे देना। देखो हैबिटेट में mostly are parasites, but few may be free living. Comma, found in water or on soil or in soil. Mostly are parasite, but few may be free living, comma, found in water or in soil. Number 2, body form. एक तो बॉडी अनसेगमेंटेड है, और दूसरी बात, जब इनका क्रॉस सेक्शन काटो तो ये अपीयरेंस में सर्कुलर दिखते हैं, इसलिए इनको राउंड वॉर्म्स कहते हैं। तो देखो बॉडी फॉर्म में अनसेगमेंटेड बॉडी एंड their cross section appears circular in nature, and their cross section appears circular in nature. So called roundworms. So called roundworms. Next, triploblastic. Bilateral symmetry. Pseudocoelomate. याद आ रहा है, सब पढ़ा रखा ही है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। बाइलेटरल सिमेट्री है, स्यूडोसिलोम है। याद आ रहा है क्या बताया था, जिसमें मेसोडर्मल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में। नेक्स्ट, its body wall consists of firm non-living resistant
क्यूटिकल, syncytial epidermis एंड मसल लेयर। सबसे बाहर एक टफ लेयर है जो इसे प्रोटेक्शन देता है, फिर एक एपिडर्मिस है जो सिंसीशियल नेचर का है। सिंसीशियल का मतलब याद है ना, बताया था, मल्टी न्यूक्लिएटेड। सिंसीशियल का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। एंड मसल लेयर, उसके बाद मसल लेयर भी प्रेजेंट है इसके पास। चेक करो ये सारे पॉइंट्स सब क्लियर हो रहे हैं, सबका मतलब समझ में आ रहा है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। यशिका, इनको रिप्रोड्यूस करना का है, ये तो अनफर्टिलाइज एग्स ही बना रहे हैं ना, जो भी बनेगा गैमीट वही अनफर्टिलाइज रह जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, और फिर वो एज सच फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनके पास ट्रू मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है ही नहीं ना। समझ आई बात? सेवेंथ पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। याद है, बताया था ये भी सबसे पहली क्लास में ही। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। नंबर 8, skeletal, respiratory and circulatory systems are absent. नंबर 8 में लिखोगे skeletal, respiratory and circulatory systems are absent. नंबर 9,
एक्सक्रीशन 8th पॉइंट है खदीजा, skeletal, respiratory and circulatory systems are absent. Skeletal, respiratory and circulatory systems are absent. इसके ब्रैकेट में लिख लेना ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ओपन और क्लोज का मतलब बताया था ना मैंने, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ओपन टाइप सबको याद है क्या मतलब था? जहां हार्ट प्रेजेंट है बट ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। नेक्स्ट, excretion occurs by interconnected canaliculi, H-shaped organ। इस तरह से दिखता है, या इसको मैं और थोड़ा ट्यूब फॉर्म में दिखाऊं, ये ऐसे, ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, यही है जो सारा वेस्ट इकट्ठा करके बॉडी से बाहर करता है। तो 8th पॉइंट में आपने क्या लिखा? स्केलेटल, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट। और वैसे पूछा जाए कि कैसा सर्कुलेशन है, तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन है। 9th पॉइंट में आपने लिखा एक्सक्रीशन अकर्स बाय इंटरकनेक्टेड कनालिक्यूलाई, ब्रैकेट में एच शेप्ड ऑर्गन। एच शेप्ड स्ट्रक्चर बना दो इसका स्ट्रक्चर। वो मैट्रिक्स है कंप्लीटली कितने रख के देनी जाती है। नेक्स्ट देखो, nervous system includes a circumpharyngeal ring that gives rise to nerves forward as well as backward.
कुछ इस तरह से। ये इसके बॉडी में मान लो फेरिंग्स है, इस फेरिंग्स के आसपास ये नर्व्स का एक गुच्छा है। इस नर्व से गुच्छे से पीछे को नर्व्स निकलती हैं जो बॉडी के पीछे को जाती हैं, और जो कुछ आगे को आती हैं। तो लिखो, nervous system includes a circumferential ring that gives rise to nerves forward as well as backward. बना दो साथ साथ डायग्राम। हाँ जी, 10 पॉइंट्स हो गए। अब लिखो नंबर 11। Sensory structures are papillae, amphids, और phasmids. Papillae, amphids, और phasmids. देखो, सुनना पहले फिर भी लिखाती हूँ। ये जो पैपिले हैं ये प्रेजेंट होते हैं इसके लिप्स पर, और इनका काम होता है टेक्टाइल। टेक्टाइल का मतलब क्या होता है? दे विल रिस्पॉन्ड टू टच। जो एम्फिड्स हैं वो भी लिप्स पे होते हैं, और वो होते हैं कीमो रिसेप्टर। दैट मीन्स दे विल रिस्पॉन्ड टू सम केमिकल चेंजेस। और जो फास्मिड्स हैं वो पोस्टीरियर एंड में साइड में प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर ग्लैंड्यूलर इन नेचर। जब भी उनको सेंस होती है उन्हें कुछ सिक्रीशंस की जरूरत है तो सिक्रीशंस बना के देते हैं। तो लिखो पैपिला के आगे, located on lips, located on lips, and they are tactile in nature. Located on lips and they are tactile in nature. Tactile मतलब they will respond to touch. Next, amphids में again located on lips
इसी में located on lips and they consist of chemoreceptors. और plasmids में located at the posterior end, located at the posterior end, and they are glandular in nature, and they are glandular in nature. Plasmids के बारे में repeat कर रही हूँ. They are located at the posterior end and they are glandular in nature. ठीक है, ये हुआ 11th point. 12th, they are mostly dioecious. Dioecious का मतलब क्या था? Sexes are separate. Separate male and separate female organs are present. In fact, इनकी property है that they show sexual dimorphism. Sexual dimorphism का मतलब बाहर से देख करके ही हम बता सकते हैं which is male and which is female. तो देखो, they are mostly dioecious. They are mostly dioecious and they generally show या mostly show sexual dimorphism. They are mostly dioecious and they generally show sexual dimorphism. Next line. There is no asexual reproduction. लिख दोगे इसके आगे. There is no asexual reproduction. There is no asexual reproduction. इसी point में they are mostly dioecious, comma, they generally show sexual dimorphism. And next line में there is no asexual reproduction. There is no asexual reproduction.
Yuka. They are mostly dioecious. They generally show sexual dimorphism, and there is no asexual reproduction. Thirteenth point. Fertilization is internal. Fertilization is internal. इंटरनल का मतलब पता है आपको, फीमेल बॉडी के विद इन होगी. Last point. Development may be direct or indirect. अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट है तो कोई लार्वा फॉर्म इन्वॉल्व नहीं होगा. अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वा फॉर्म डेवलप्ड होगा. एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 1. एक है एनसाइलोस्टोमा. जिसे हुक वॉर्म भी कहते हैं. इसके लार्वा का नाम है फिलेरी फॉर्म लार्वा. एग्जाम्पल नंबर 2. एक है बुचरेरिया. इसके लार्वा का नाम है माइक्रोफिलेरिया लार्वा. अस्कैरिस. इसके लार्वा का नाम है रैबिडिफॉर्म लार्वा. तो नाम भी अलग अलग है लार्वा के, और अदरवाइज डायरेक्ट डेवलपमेंट है. लिख दो सबके नाम. हाँ जी, तो ये अब हमने पूरे किए जनरल कैरेक्टर्स. इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ने की नीड नहीं है. इसमें इंपॉर्टेंट है जो इसके पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है. तो अब वो पढ़ने शुरू करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 1. अस्कैरिस. lumbricoids.
हाँ जी, तो अस्कारिस को कहते हैं कॉमन राउंड वॉर्म। हाँ जी, सबसे पहले स्ट्रक्चर्स देखो मेल फीमेल के। दोनों के पास मैंने माउथ दिखाया है, एक्सक्रीटरी पोर भी दोनों में प्रेजेंट है, और लेटरल लाइन पर थोड़े सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है। फीमेल में मैंने फीमेल जेनाइटल पोर बनाया है, और लेंथ देखो, मेल जो है एंड में जाकर के कॉइल हो जाता है, जिस वजह से मेल अस्कैरिस की लेंथ फीमेल से छोटी है। और मेल की टेल के पास पीनियल सीटे प्रेजेंट हैं, जो फीमेल टेल के पास नहीं है, जो इस डायग्राम में मेजर डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो बनाओ जरा दोनों मेल फीमेल का डायग्राम पहले, अस्कैरिस लंबिकॉइड्स डायग्राम बनाओ, फिर लिखते हैं इसके बारे में।
एंड में ये क्लोए का अपर्चर है। हाँ जी, डन। लिखना शुरू करें। लिखो। Males are smaller than females. Next, tail of male is curved ventrally. Tail of male is curved ventrally and has pineal setae covered by pineal sheath, मतलब covering. Pineal setae covered by pineal sheath. शीट मतलब कवरिंग से कवर्ड है पिनियल सीटें। जहां भी डाउट हो वहां पूछते जाना। इनका जो काम है वो काम रहेगा कॉपुलेशन में, जिसकी मदद से ये
ट्रांसफर करेंगे गेमीट्स फ्रॉम मेल टू फीमेल, उसे पीनियल सीटे कहते हैं। क्लोएका तो एक ना कॉमन ओपनिंग होती है, कॉमन ओपनिंग याद करो, अगर सिर्फ फीसेस आए तो उसे एनस कहते हैं, और अगर फीसेस प्लस समथिंग आए तो क्लोएका कहते हैं। तो क्लोएका अपर्चर का तो नॉर्मल काम है, फीसेस प्लस बाकी गेमीट्स वगैरह आएंगे, और गेमीट्स को उठा करके फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए जो कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर यूज होता है वो है पीनियल सीटे। तो लिख देना they have role in copulation, they have role in copulation। Next, mouth is triradiate and is guarded by 3 lips। ट्राइरेडिएट मतलब 3 में स्प्लिट देखता है माउथ, कुछ इस तरह से। ये 3 फॉर्म में। 3 लिप्स कौन कौन से हैं? एक लिप डॉर्सल साइड पे है, उसे डॉर्सल लिप कहेंगे, और न्यूरो लेटरल लिप्स 2 हैं। Mouth is triradiate and is guarded by 3 lips। नेक्स्ट देखो, dorsal lip has chemoreceptor amphids। Dorsal lip has chemoreceptor amphids। This means dorsal lip has chemoreceptor amphids, अभी बताया था amphids के बारे में। pharynx is muscular, pharynx में मसल्स प्रेजेंट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, खाना आगे बढ़ा सकता है। यहाँ से पहली बार डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया था, सेपरेट माउथ एंड एनस। एपिडर्मिस इज सेंसेशियल, यानी कि इसके बेसिस पे कुछ नहीं होता। एपिडर्मिस इज सेंसेशियल ब्रैकेट में मल्टी न्यूक्लिएटेड। सेंसेशियल का मतलब आप जानते हो, हम मूवमेंट लोकोमोशन का चैप्टर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट,
क्यूटिकल प्रेजेंट मेड अप ऑफ केराटिन। यही केराटिन प्रोटीन से हमारा भी स्किन लेयर बना होता है और उसी केराटिन से इनका भी आउटर मोस्ट कवर यानी कि क्यूटिकल बना हुआ है। नेक्स्ट, मेल ascaris has 50 pairs of preanal papilla। preanal papilla मतलब सेंसिटिव टेक्टाइल स्ट्रक्चर्स हैं एनस से पहले, एंड 5 pairs of पोस्ट एनल पैपिला मतलब इसका एनस के आसपास का स्ट्रक्चर बहुत सेंसिटिव है। नेक्स्ट, गोनाड्स आर टीटोगोनिक। टीटोगोनिक शब्द का मतलब क्या होता है? जो इनके गोनाड्स हैं वो बॉडी के, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एकदम कोने पे रखे होते हैं। अगर कोने पे रखे हुए गोनाड्स हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, अगर कोने पे रखे हैं गोनाड्स तो उसे टीटोगोनिक कहते हैं। तो गोनाड्स आर टीटोगोनिक, ब्रैकेट में लिखना, मीन्स gamete forming germ cells, means gamete forming germ cells are deposited at one pole या one end। gamete forming germ cells are deposited at one pole। next, eggs are mammillated मतलब स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, स्पेशल कवरिंग प्रेजेंट होती है, मींस मैमिलेशन का मतलब होता है कवरिंग। स्पर्म्स आर अमीबॉइड या टेललेस मतलब अमीबा की तरह चलते हैं, इनके पास कोई प्रॉपर सीलिया या फ्लैजिला नहीं है मूवमेंट ऑफ मोशन शो करने के लिए। तो स्पर्म्स आर अमीबॉइड या टेललेस। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अब मुझे इसका लाइफ साइकिल बनाना पड़ेगा, तो आप जरा इतना देखो, मैं इसका लाइफ साइकिल बना लूं पहले।
हाँ जी, देखेंगे सामने। शुरू करते हैं फर्टिलाइज एग से। फीमेल ह्यूमन बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स होता है, एग्स बनते हैं, और यही फर्टिलाइज एग्स बाहर आते हैं ह्यूमन फीकल मैटर के साथ। उसी ह्यूमन फीकल मैटर में, या कहो मिट्टी के अंदर, फर्स्ट मोल्ट होता है। मोल्ट का मतलब क्या है? जो एग है, जो जाइगोट है, वो लार्वा फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और इसके लार्वा का नाम है रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। लार्वा मतलब जिस एग के ऊपर एक प्रॉपर कवर बन जाता है, और वो कवर टूटेगा तो उस कवर में से सीधा यंग वन बाहर आएगा। तो फर्स्ट मोल्ट होता है बाहर, आउटसाइड ह्यूमन बॉडी। अब ये एम्ब्रियोनेटेड एग, इसको एग कहें या इसमें कहें जिस एग में एम्ब्रियो है, यही सेकेंड स्टेज जुवेनाइल ह्यूमन इंटेस्टाइन में फ्री घूमना शुरू कर देता है, क्योंकि ये जो फीकल मैटर के साथ हमने बाहर निकाला, फर्स्ट मोल्ट हुआ, तो यही फीसेस कंटामिनेट करेगी फूड एंड वाटर, और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के साथ हम ये सेकेंड स्टेज जुवेनाइल या एम्ब्रियोनेटेड एग कंज्यूम कर लेंगे, और ये आएगा सीधा हमारे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन की दीवार को बोर करता हुआ, पेनिट्रेट करता हुआ, ये इंटेस्टाइन की वॉल से निकल करके ब्लड कैपिलरीज में आएगा। ब्लड कैपिलरी से पहुंचेगा हेपाटिक पोर्टल वेन, हेपाटिक पोर्टल वेन से जाएगा लिवर के पास, लिवर से निकलेगी हेपाटिक वेन जो कि हार्ट में जाएगी, और हार्ट से जाएगा सप्लाई लंग्स के पास, और लंग्स के एल्वेलाई में जाकर सेकेंड मोल्ट होगा इसका, और थर्ड मोल्ट होगा। लार्वा के चेंजेस को, लार्वा वन से लार्वा टू बनता है तो उसे मोल्टिंग कहते हैं, टू से थ्री दूसरा मोल्ट, थ्री से फोर चौथा मोल्ट, ऐसे करके जब सारे मोल्ट हो जाएंगे, सेकेंड और थर्ड मोल्ट लंग एल्वेलाई में होगा, तो उस स्टेज को कहेंगे फोर्थ स्टेज जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है यंग वन। ये फोर्थ स्टेज जुवेनाइल फेरिंक्स से, ट्रेकिया से होता हुआ आ जाएगा वापस इंटेस्टाइन में, जहां इसका फोर्थ या लास्ट मोल्ट होगा, यंग वर्म बनेगा, एडल्ट वर्म बनेगा वही ह्यूमन इंटेस्टाइन में, और यही इंटेस्टाइन में रहते रहते ये मेल फीमेल गेमीट बनाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फीकल मैटर के साथ बाहर आएगा, फिर फीकल मैटर से बाहर आने के बाद इसका फर्टिलाइजे पहला मोल्ट होगा और बनेगा रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, फिर एम्ब्रियोनेटेड एग बनेंगे, फिर सेकेंड स्टेज जुवेनाइल ह्यूमन इंटेस्टाइन में एंटर करेगा विद कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, एंड द साइकिल विल गो ऑन। समझ आई कुछ कहानी? इसमें क्वेश्चन क्या आएंगे? फर्स्ट मोल्ट कहाँ होता है, सेकंड थर्ड मोल्ट कहाँ होता है, लार्वा का नाम क्या है, फोर्थ मोल्ट कहाँ है, ट्रांसमिशन किस तरीके से होती है, यही सब क्वेश्चंस बनते हैं। बनाओ पूरा लाइफ साइकिल पहले, फिर लिखते हैं, और कोई डाउट्स है तो साथ साथ बताते जाओ। एम्ब्रियोनेटेड एग का मतलब है एक ऐसा एग जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट है, एक ऐसा एग जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट है उसे एम्ब्रियोनेटेड एग कहते हैं।
हाँ जी, डन। हाँ जी, अब तो हो गया होगा। चलो लिखो अब इसे। इट इज मोनोजेनेटिक पैरासाइट। ब्रैकेट में लिखना होस्ट इज ह्यूमन। होस्ट इज ह्यूमन इंटेस्टाइन। होस्ट इज ह्यूमन इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, transmitted through contaminated food and water. Transmitted through contaminated food and water. Next, infective form is second stage larva. Infective form is second stage larva. अब देखो सीधा क्वेश्चन, मोल्ड्स पर आएगा।
फर्स्ट लार्वा से सेकेंड लार्वा बना, ये होगा सॉइल में और इसे कहेंगे फर्स्ट मोल्ड। Ma'am, please show the previous page. मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, transmitted through contaminated food and water. Infective form is second stage larva. Done. हाँ मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ। ओके पहले लिख लो सेकेंड लार्वा से थर्ड लार्वा, ये कहलाएगा सेकेंड मोल्ट और ये होगा लंग एल्वेलाई में। यही डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका। थर्ड लार्वा से फोर्थ लार्वा यानी कि थर्ड मोल्ट, ये भी होगी एल्वेलाई में। और फोर्थ लार्वा से बनेगा एडल्ट, ये होगा फोर्थ मोल्ट जो होगा ह्यूमन इंटेस्टाइन में। लिख दो, सारे सारे सीधे सीधे क्वेश्चन हैं। तब इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट लार्वा सॉइल में बनता है, सेकेंड लार्वा भी सॉइल में बनता है, थर्ड लार्वा एल्वेलाई में, फोर्थ लार्वा भी एल्वेलाई में। नीचे लिख लो फर्स्ट एंड सेकेंड लार्वा आर फॉर्म्ड इन सॉइल, फर्स्ट एंड सेकेंड लार्वा आर फॉर्म्ड इन सॉइल। नेक्स्ट, third and fourth larva are formed in alveoli. Third and fourth larva are formed in alveoli. और एक ऑयल ऑफ चिनोपोडियम आता है। अगर कहीं पर पता है कि एस्कैरिस की ग्रोथ ज्यादा है तो वहां के एनवायरनमेंट में, वहां की मिट्टी में अगर ऑयल ऑफ चिनोपोडियम डाल दिया जाए तो एस्कैरिस के सारे लार्वा मर जाएंगे। ऑयल ऑफ चिनोपोडियम is used to kill Ascaris. Oil of Chenopodium is used to kill Ascaris. हाँ जी, अब जरा पूरा लाइफ साइकिल अच्छे से देखो फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, देखो ऐसे शुरू करते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन में एक एडल्ट राउंड वॉर्म रह रहा है। उसने मेल और फीमेल गैमीट्स बनाए, यानी कि एक मेल एस्कैरिस और फीमेल एस्कैरिस हमेशा दो रहते हैं। कभी आपने सुना है डी वॉर्मिस नाम की दवाइयां आती हैं पेट में कीड़े मारने के लिए? एक्चुअली वो पेट में नहीं, इंटेस्टाइन के कीड़े होते हैं। और हमेशा दो गोली खाई जाती है, क्योंकि एक गोली से मेल एस्कैरिस मरेगा और दूसरी गोली से फीमेल एस्कैरिस मरेगा। मतलब हो सकता है पहले फीमेल मरे फिर मेल मरे, लेकिन दो गोली खानी कंपलसरी होती है। हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन में स्पर्म और ओवा बने, फर्टिलाइजेशन हुआ और वो फर्टिलाइज एग्स बाहर आ गए विद फीसेस। बाहर आने के बाद फीसेस मिट्टी में मिल गया और मिट्टी ने कंटामिनेट किया फूड और वाटर को। साथ में फीसेस था और मिट्टी में ही फर्स्ट मोल्ड हुआ, जिससे रैबिडिटी फॉर्म लार्वा बना। उससे बने एम्ब्रियोनेटेड एग, मतलब ऐसा एग जिसमें एम्ब्रियो बन चुका है। फिर सेकंड स्टेज जुवेनाइल वापस से इंटेस्टाइन में आ गया विद कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इंटेस्टाइन से वो इंटेस्टाइन की दीवार को क्रॉस करके गया ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज से गया हेपाटिक पोर्टल वेन में, फिर गया लिवर में, लिवर से गया हार्ट में, हार्ट से गया लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद उसका सेकंड मोल्ट हुआ, थर्ड मोल्ट हुआ और फिर फोर्थ स्टेज जुवेनाइल लंग एल्वेलाई से ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, फेरिंक्स, इसोफेगस से होता हुआ स्टमक से होता हुआ पहुंचा वापस से इंटेस्टाइन में, जहां उसने फोर्थ मोल्ट किया, यंग वर्म बना और फिर से कहानी शुरू हो गई। अब समझ आया? अब कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, आप सेकेंड एग्जाम्पल लिखेंगे, नंबर 2। वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई। इसे फिलेरियल वॉर्म भी कहते हैं। इसका वेक्टर होता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स का नाम सुना है? एक मॉस्किटो होता है, और हमेशा याद रखना है काटता सिर्फ फीमेल मच्छर है, मेल मच्छर काट नहीं सकता। उसके पास काटने वाले माउथ पार्ट्स ही नहीं होते। लिखो, इट इज डाइजेनेटिक पैरासाइट। इट इज डाइजेनेटिक पैरासाइट। प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमन। प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमन। एंड सेकेंडरी होस्ट या वेक्टर, सेकेंडरी होस्ट या वेक्टर इज फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। रिपीट कर रही हूँ, इट इज डाइजेनेटिक पैरासाइट। प्राइमरी होस्ट is human. Secondary host या वेक्टर फीमेल क्यूलेक्स
mosquito. Just a second. इसका इन्फेक्टिव फॉर्म का नाम है माइक्रोफिलेरिया लार्वा और इससे जो बीमारी होती है उसे एलिफेंटियासिस कहते हैं। क्यों? ये हमारे लिम्फेटिक वेसल्स को इन्फेक्ट करता है। खास करके लिम्फेटिक वेसल्स पैर में बहुत ज्यादा होते हैं। पैर में जितने भी लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन आ जाएगी और इस वजह से पैर हाथी के पैर जैसे फूल जाएंगे। तो लिखो इन्फेक्टिव फॉर्म मतलब जो इंसान में सिम्टम्स लाती है। इन्फेक्टिव फॉर्म इज माइक्रोफिलेरिये larva form. Infective form is microfilariae larva form. Next, it causes elephantiasis. Important, या इसे कहते हैं filariasis. It causes elephantiasis या filariasis because it causes inflammation of lymphatic vessels. Because it causes inflammation of lymphatic vessels. Infective form is microfilaria larva and it causes elephantiasis because it causes inflammation of lymphatic vessels. या मैं कहूँ edema, swelling आ जाती है पैरों में. Edema occurs in hind limbs यानी के पैरों में. Edema occurs in hind limbs. हाँ जी लिखा. ये हुआ दूसरा एग्जाम्पल Wuchereria bancrofti. अब लिखो तीसरा. Anterobius vermicularis. इसे कहते हैं पिनवर्म. मोनोजेनेटिक पैरासाइट, एक ही होस्ट चाहिए. फाउंड इन रेक्टल जोन. एनस और रेक्टम के आसपास इन्फेक्शन करता है. एनस और रेक्टम में ये ना पिन की तरह चुभता है. मतलब इसका मेन सिम्टम होता ही है एनल इचिंग. बहुत ज्यादा एनस में जहां से फीसेस निकलता है वहां के आसपास के एरिया में बहुत इंटेंस इचिंग हो जाएगी क्योंकि वहीं पर रह करके अपना ग्रोथ करता है. मोनोजेनेटिक पैरासाइट फाउंड इन human rectal zone. Next, it causes anal itching. Yeah,
oxyuresis. It causes anal itching या oxyuresis. बीमारी का नाम है, जैसे वहां पर नाम था एलिफेंटियासिस या फिलारियासिस, यहाँ नाम है oxyuresis. Female lays eggs in rectal zone, तो वहीं पर नंबर बढ़ता चला जाता है. Spreads by dirty hands, ज्यादातर बच्चों को होता है. Spreads by dirty hands, comma, usually occurs in infants. Usually occurs in infants. Number 4. Ancylostoma duodenale. Ancylostoma duodenale. Hookworm. ये उन लोगों को होता है जो ज्यादा नंगे पैर घूमते हैं, खास करके मिट्टी में घूमते हैं, क्योंकि ये पैरों के फुट के स्किन से ही बॉडी में एंटर करता है. लिखो, it mostly penetrates in body by piercing. It mostly penetrates into body by piercing through the skin of foot. It mostly penetrates into body by piercing through the skin of foot. Next, it feeds upon blood. ये सीधा आकर के हमारा ब्लड सक करता है, दैट मीन्स इससे होगा अनीमिया. Next, causes severe abdominal pain and may result in anemia. Causes severe abdominal pain and may result in anemia. ये था नंबर 4, एनसाइलोस्टोमा ड्यूटेनेल. ये सब एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, सब नीट में पूछे गए हैं. नंबर 5, ट्राइकिनेला स्पाइरालिस. एक और नाम है इसका ट्राइकिना वर्म. मोनोजेनेटिक पैरासाइट.
found in pig and other domesticated animals. Found in pig and other domesticated animals. ये जाकर के जानवरों के स्ट्राइएटेड मसल्स में यानी कि स्केलेटल मसल्स के अंदर सिस्ट बना करके बैठ जाता है और मसल्स की वीकनिंग शुरू कर देता है. तो लिख दो, it is intestinal endoparasite which forms cysts inside the striated muscles. It is intestinal endoparasite which forms cysts inside the striated muscles. हाँ जी, ये हुआ ट्राइकिनेला स्पाइरालिस नंबर 5, जिसे ट्राइकिना वर्म भी कहते हैं. नंबर 6, ट्राइक्यूरिस whipworm. बस इनमें एक दो दो लाइन ही लिख रहे हैं, लेकिन वो एक एक दो दो लाइन है इंपॉर्टेंट. फाउंड इन cecum, colon and maybe in appendix. Found in cecum, colon and maybe in appendix. Feeds upon blood. May cause anemia. Feeds upon blood. May cause anemia. Next, Ranunculus, guinea worm. Digenetic parasite. Primary host human. Primary host human or secondary host. Secondary host cyclops. Primary host है human और secondary host cyclops. ये होते हैं आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोड्स होते हैं साइक्लॉप्स. नेक्स्ट लिख दो इसके नीचे, इट इज फाउंड इन द subcutaneous tissue of man. स्किन में इन्फेक्ट करता है. It is found in the subcutaneous tissue of man. Subcutaneous tissue of man. Next, loa eye worm causes conjunctivitis.
जिसे हम रेड आई डिजीज भी कहते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में कंजक्टाइवा में स्वेलिंग आ जाती है, जो आइस के ऊपर कॉर्निया का कवर होता है ना, कंजक्टाइवा, उसमें इन्फेक्शन करता है। लोवा लोवा आई वॉर्म कॉजेस कंजक्टिवाइटिस। हाँ जी, तो ये सारे पैरासिटिक फॉर्म्स हैं फाइलम निमेटोडा के, निमैथेलमिंथिस के। देखो जरा, कोई डाउट इसके अंदर? हाँ जी, कोई डाउट किसी को? कोई स्लाइड मिस हुई हो, नहीं समझ आ रहा? So by now we have completed the general account of animal kingdom, then the phylum Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes and Aschelminthes। ठीक है, ये सब कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीक से फिर से टेस्ट शुरू करते हैं आपके जूलॉजी पार्ट के, और फिर हम फाइलम एनालिडा पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। गुड नाइट।